जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं लुसेंट के इतिहास का जो है यह प्राचीन इतिहास सेशन होगा और इसमें जो है हर एक जो है पार्ट को बारी-बारी से देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले भारत का जो है इतिहास से शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि पहला अध्याय है। भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक समुद्र तक जो है फैला यह उपमहाद्वीप दोस्तों भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को साथियों भारतीय कहा गया है। तो यहाँ के निवासियों क्या कहा गया है? भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भारत क्या है? तो एक प्राचीन जो है कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन जो है ईरानियों इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहने लगे दोस्तों। तो यूनानी क्या कहने लगा इसको? भारत को जो है यूनानी इंदे। अरब ने इसे हिंद कहा और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान जो है कहने लगा। तो अरब तो सबसे पहले यूनानी इसको इंदे कहा, अरब हिंद कहा और यही जो है हिंद हिंद होकर क्या हो गया दोस्तों? यह मध्यकाल में हिंदुस्तान हो गया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे दोस्तों इंडिया कहा। तो अंग्रेज ने क्या कहा? इंडिया। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो ये जो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत का जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैट्रियो मेडिटेरियन और काकेशॉयड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा से इसे तीन भागों में बांटा गया। तो भारत के जो इतिहास के अध्ययन की सुविधा की हम बात करें दोस्तों, इसे कुल तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय की हम बात करें दोस्तों, यह जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा था? तो क्रिस्टोफ सेलियरस ने। यह कहाँ के निवासी थे? तो यह जर्मनी के। अब देखेंगे दोस्तों प्राचीन भारत और इसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि बिल्कुल पहला अध्याय होगा, यहाँ से हम जो है शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो है मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों प्राचीन जो है इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्यतः कुल कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो कुल चार। ये चार कौन कौन से? धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का यात्रा विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये कुल चार हो गया प्राचीन इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत। अब बारी बारी से हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्राचीन अगर हम बात करें तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद की हम बात करें दोस्तों तो ये वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेद को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद कुल चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? संहिता। ऋग्वेद की हम बात करेंगे तो बारी बारी से चारों वेद को देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, जो कि वाल्य खिल्य पाठ के 11 सूत्र कुल सहित है और ऋचाएं की संख्या 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि है दोस्तों, इसे होत्री कहा गया।
तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा गया। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, तो ये गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो गया दोस्तों? तो विश्वामित्र। समर्पित किसको है? सूर्य के देवता सावित्री को। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल की हम बात करें दोस्तों तो हस्तलिखित ऋचाओं को जिसे खिल कहा गया है, इसकी चर्चा है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। तो परम पुरुष के जो है कुल 4 जो उत्पन्न हुए हैं, मुख से जो है ब्राह्मण, भुजा से वैश्य, भुजा से क्षत्रिय और जंघाओं से जो वैश्य और चरण से क्षत्रिय शूद्र उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य और विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द का संबंध जो है गाय से जो है इसकी तुलना की गई है। तो अघन शब्द का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? मतलब गाय, जिसे ना मारे युग कहा गया है। ईसा पूर्व और ईस्वी हम देखेंगे सबसे पहले। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया है और ईसा पूर्व में वर्ष की उल्टी गिनती होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु। ईसा मसीह के जन्म तिथि आरंभ हुआ, ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है दोस्तों। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी दीर्घई इसी तरह से लिखते हैं। इसी को लैटिन जो है भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जस्ट क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। तो दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? विंसेंट आर्थर स्मिथ। और इसी में जो है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग केवल सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार की अगर हम बात करें दोस्तों, वामना अवतार में 3 पखों की आख्या का जो प्राचीन स्रोत है यह भी ऋग्वेद से ही है, जो कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बात का पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र के लिए 250 शब्द और अग्नि के लिए 200 जो है ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधक के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। अब है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु। ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में, यानी यजुर्वेद गद और पद दोनों में रचित है। अब दोस्तों देखेंगे सामवेद। सामवेद जिसमें साम का शाब्दिक अर्थ गान से है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है।
इसके पाठकर्ता को उधात्री कहा गया है। तो सामवेद के पाठकर्ता को उधात्री कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और भारतीय संगीत का जनक जो है ऋग्वेद को ही कहा गया। यजुर्वेद था सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। तो ऋग्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है। अब देखेंगे साथियों अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, कुल कितने मंत्र हैं तो 731 और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्र से भी प्राचीनतम और है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। औषधि का उल्लेख अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों का विवरण दिया गया है। तो सामान्य विचार और अंधविश्वासों का वर्णन अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण भी इसी में है और कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में ये सारी चीजों का वर्णन बड़ी खूबी से किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। तो परीक्षित को क्या कहा गया दोस्तों अथर्ववेद में? कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी अथर्ववेद में ही दिया गया है। अथर्ववेद में ही साथियों सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया। वेदों की भी कई शाखाएं हैं दोस्तों जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ा एकमात्र जीवित शाखा है दोस्तों। साकल शाखा यह ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। तो यजुर्वेद को कृष्ण और शुक्ल नामक 2 शाखाओं में बांटा गया। मादिनंदी और कान्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी जो शाखाएं हैं दोस्तों ये काठक है और कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कोथुम रामायणीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद से जुड़ी शाखाएं। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं दोस्तों अथर्ववेद की शाखाएं ये शौनक और पेपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो गया और सबसे बाद वाला अथर्ववेद हो गया। अब दोस्तों देखेंगे ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषद का स्थान आता है। तो संहिता के पश्चात किसका आता है स्थान? ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और सांस्कृतिक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे दोस्तों ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकीय है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ है जबकि सामवेद के पंचवीस और अथर्ववेद के गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के पाठ और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए हुए हैं। तो ऐत्रेय ग्रंथ में जो है क्या दिया हुआ दोस्तों? यह राजाभिषेक के नियम और कुछ राजाओं के जो प्राचीन राजाओं के नाम है। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद दोस्तों शतपथ ब्राह्मण का स्थान। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान? यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 बताई गई।
उपनिषद की संख्या 108, जिसमें 13 जो है मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। तो उपनिषद की संख्या 108, मूलभूत उपनिषद में कुल कितनी संख्या को रखा गया है? कुल 13। इनमें से यज्ञों से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मन, आत्म और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। दोस्तों, स्त्री की जो सर्वाधिक सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी वह मैत्रेयनी संहिता में। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति यह मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। हालांकि दोस्तों जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो जवालो उपनिषद में 4 आश्रम। स्मृति ग्रंथों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी गई है। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति। यह शुंग काल का एक मानव ग्रंथ, शुंग काल का मानव ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ। नारद जो है स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब देखेंगे दोस्तों वेदांग एवं सूक्त। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए कुल 6 वेदांग की रचना की गई। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए कुल कितने? तो कुल 6 वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग व्यास, जो निशिकच यानी कि व्याकरण, ज्योति, कल्प, नुक्त, छंद और जो है ज्योतिष, इस प्रकार कुल 6 जो है वेदांग हैं। तो शिक्षा, तो वेदांग कुल 6, जिसमें कि शिक्षा, जिसमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र के अंतर्गत से रखा गया है। इससे शुद्ध उच्चारण के हमें ज्ञान प्राप्त होती है। कल्प, जैसे कल्प, क से कल्प हो गया और क से कर्मकांडीय विधि। तो कर्मकांडीय विधि का जो उल्लेख है ये कल्प में है, ये वेदांग। तो वेदांग कुल 6 हो गया। शिक्षा कल्प, शिक्षा हो गया शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त हो गया शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, उसके बाद फिर व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कुल इस प्रकार 6 जो है वेदांग है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। स्रोत, गृह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें ज्ञानीय विधि विधानों, कर्मकांडों और राजनीति तथा विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूक्तकारों में गौतम, बौद्धयन, आपस्तम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूक्तों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो दोस्तों सूक्त में सबसे प्राचीन कौन माना जाता है? तो गौतम धर्मसूत्र। अब देखेंगे दोस्तों पुराण की अगर हम बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण पुराणों से ही मिलता है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ये पुराणों से। इसके रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या कुल 18। तो वेद हो गया, कुल वेद की संख्या कुल 4, वेदांग की संख्या कुल 6 और पुराण की संख्या कुल 18 हो गया। इनमें से दोस्तों केवल 5 पुराण जो कि के हम बात करें, ये 5 पुराण हो गया जो मुख्य रूप से हैं, वो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन और भागवत। और इसमें ही राजा की वंशावली भी पाई गई है। दोस्तों पुराणों में मत्स्य पुराण की हम बात करें, मत्स्य पुराण इसमें सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण माना गया है। देखते हैं दोस्तों कौन से पुराण किस वंश के हैं, महत्वपूर्ण जो है पुराण सब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले विष्णु। तो विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। आप देखते हैं विष्णु पुराण मौर्य वंश से हो गया। विष्णु जिसके सर पे क्या मोर का पंख रहता है, जैसे आप याद कर सकते हैं मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आन सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु क्या होता है? गुप्त होता है, तो वायु क्या है? गुप्त वंश से हो गया। तो ये हो गया पुराण। तो विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। अधिकतर जो है पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया।
तो दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है और इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब देखेंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। तो दोस्तों जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा गया। तो आगम किसे कहा गया है? जैन साहित्य। आगम जैन साहित्य। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतज्ञों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के हम बात करें साथियों, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा गया। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। और दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुवादक जो है ये साम शास्त्री को कहा गया। ये भी आप याद रखेंगे, साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा पुस्तक रचा गया है एक, जिसका नाम है राजतरंगिणी, जो राजाओं का नदी इसे कहा गया। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो गया? कल्हण। कौटिल्य जो है विष्णु, ये क्या हो गया? अर्थशास्त्र के लेखक। तो दोस्तों अगर हम बात करें राजतरंगिणी की, इसके लेखक कल्हण है। तो इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया। अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा जिसके लेखक अली अहमद है। तो चचनामा का लेखक दोस्तों अली अहमद हो जाएगा, जिसमें अरबों के सिंध विजय का जो है वृत्तांत सुरक्षित। अष्टाध्यायी की हम बात करें दोस्तों, तो लेखक पाणिनि हो गया। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। और अष्टाध्यायी में मौर्य से पहले के इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में दोस्तों पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। तो लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया। कात्यायन का गार्गी संहिता। तो गार्गी जो संहिता है दोस्तों, यह कात्यायन की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो एक ज्योतिष ग्रंथ क्या है? तो यह ज्योतिष ग्रंथ। फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित। पतंजलि दोस्तों यह पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब दोस्तों विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्रियों से जो मिलने वाली प्रमुख जानकारी है, इसमें यूनानी रोम लेखक के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर बारी बारी से अन्य। तो सबसे पहले इस कड़ी में आता है टेशियस। टेशियस दोस्तों ये ईरान का राजवैद था। तो टेशियस कहाँ का राजवैद था? ईरान का। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण क्या है दोस्तों? अविश्वसनीय। अब है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा गया। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियार्कस, ओनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस जो है निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज की हम बात करें दोस्तों, तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब है दोस्तों डायमेकस। डायमेकस जो है ये सीरिया का नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित। अब है दोस्तों डायोनीसियस। तो डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अब है दोस्तों टॉलमी की बात करें, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा।
प्लिनी दोस्तों, प्लिनी की हम बात करें, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, भारत भूगोल टॉलमी। और प्लिनी की हम बात करें दोस्तों, ये प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि का विवरण किया है इसमें। अब है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। बीपीएससी की जो है एग्जाम में एक बार पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन है, यह अज्ञात हो जाएगा क्योंकि इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 वर्ष ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक जो है वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब देखेंगे दोस्तों चीनी लेखक। तो चीनी लेखक के जो है क्रम में सबसे पहले फाहियान का नाम आता है। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो गुप्त नरेश थे, गुप्त राजा थे। इसने इसका विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। तो फाहियान कुल कितने तक? 14 वर्ष तक दोस्तों फाहियान भारत में रहा था। अब है संयुग्गन। तो संयुग्गन जो है यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब है दोस्तों ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग की हम अगर बात करें तो ह्वेनसांग जो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन। ह्वेनसांग दोस्तों 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ह्वेनसांग की हम बात करें दोस्तों तो इसकी पुस्तक का नाम सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है और इस सी युकी पुस्तक इसके लेखक ह्वेनसांग हो गया। इसमें 180 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्थकालीन समाज, धर्म और राजनीतिक के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध के राजा शूद्र था और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। दोस्तों ह्वेनसांग जब अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय वहाँ के जो कुलपति शीलभद्र थे। तो आचार्य शीलभद्र जो है ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध। अब है दोस्तों इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में भारत आया था इत्सिंग, और इसका विवरण भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब दोस्तों देखेंगे अरबी लेखक। तो अरबी लेखक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अलबरूनी का नाम आता है। अलबरूनी यह दोस्तों महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है ख्वाजिब या खीव या आधुनिक नाम तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों और खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतिन कालीन समाज और धर्म, रीति, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। अब है इब्न बतूता। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो यात्रा वृत्तांत है वह है रेहला। तो रेहला जो पुस्तक इसके लेखक इब्न बतूता हो गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही सुंदर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब देखेंगे दोस्तों अन्य लेखक।
तो अन्य लेखक में सबसे पहले तारानाथ का स्थान आता है। तारानाथ जो कि एक तिब्बती लेखक थे। तो तारानाथ तिब्बती लेखक था और इन्होंने कयुंग कयुंग तथा तयुंग नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना की। तो कयुंग तथा तयुंग नामक जो ग्रंथ है, इसके लेखक तारानाथ हैं। इसने भारतीय इतिहास के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। अब है दोस्तों मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। इस कड़ी में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता। तो भारतीय जो पुरातत्व शास्त्र के पिता है, यह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है दोस्तों। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई जो एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासक अश्विनी कुमार का नाम मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है दोस्तों, यह यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैश्यनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ से के लेख से प्राप्त होता है। सबसे पहले दोस्तों भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। तो भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम दोस्तों भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से सबसे पहले प्राप्त होता है। और दोस्तों सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य है वह एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख जो भानुगुप्त के समय का यह लेख है। सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है दोस्तों, उनके अभिलेख के आधार पर ही लिखा गया। सातवाहन शासक जिन्होंने सीसा का सिक्का चलाया था, और इसके जो है महत्वपूर्ण है सीसा का सिक्का। तो सातवाहन शासकों का पूरा इतिहास अभिलेख के आधार पर ही लिखा गया दोस्तों। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर मंदसौर अभिलेख। कश्मीरी नवपाषाण के पुरास्थल बुर्जहोम से गर्दवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन सिक्के को दोस्तों आहत सिक्का कहा गया है, और इसी को साहित्य में कारसार भी कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। अब देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और किस शासक हैं उसके संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों यह तिथि रहित अभिलेख था, जो कलिंग राजा खारवेल से इसका संबंध है। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख है, जो रुद्रदामन से संबंधित है। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से शासक से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का हो गया। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर जो अभिलेख है दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख ये हो गया प्रतिहार नरेश भोज का। और भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन का। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया। तो दोस्तों अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी का होने का प्रमाण मिलता है। पूछता है कि बीना बजाते हुए मुद्रा पर जो किसका चित्र दिखाया गया है, तो ये समुद्रगुप्त का दोस्तों। और इससे जो है समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का जो है एक अच्छा प्रमाण मिलता है। अरिक मेडू यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसको सुवर्ण भूमि यानी वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, मलाया यानी स्वर्ण भूमि स्वर्ण द्वीप, और कंबोडिया यानी कंबोज तथा जावा यवन द्वीप में से स्थापित हुए थे। उत्तर भारत के मंदिर की जो कला है दोस्तों, यह नागर शैली में। तो उत्तर भारत की मंदिर की जो कला है नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिर की कला द्रविड़ शैली में है। दक्षिणापंथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है, अतः इसे वैसर शैली कहा गया। यानी कि उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिर की शैली है द्रविड़ शैली, और दोनों का मिला हुआ यानी द्रविड़ और नागर पूछ देगा तो वैसर शैली हो जाएगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण है पंचायतन शैली।
पंचैतन की हम बात करें तो इसका पंचैतन जो है, इस शब्द जो है मंदिर रचना शैली से ही संबंधित है पंचैतन। तो यह एक हिंदू मंदिर तब पंचैतन शैली शैली कहलाता है दोस्तों, जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। यानी कि एक यहाँ मुख्य मंदिर हो गया और एक 4 सहायक मंदिर से जो घिरा हुआ है, तो इस प्रकार की जो मंदिर है कौन-सा हो गया दोस्तों? यह पंचैतन शैली हो गया। और इसके जो उदाहरण हैं मुख्य रूप से, वो है कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर हो जाएगा, और दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश, और गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो पंचायतन जो मंदिर का है दोस्तों, इसका उदाहरण क्या क्या हो गया? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश में, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल।